आइए जानते हैं कि जो शहर कभी सोया नहीं, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड डॉन का शुरुआत हुई, जहाँ से एक ऐसा युग की शुरुआत हुई जहाँ से लगता है कि एक बच्चा ऐसा पैदा होता है कि बिल्कुल जिसके अंदर जोश हो, जुनून हो, जज़्बा हो हर चीज़ करने का, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल हो। बात कर रहे हैं बॉम्बे की, जिसे कि 1995 के बाद इसका नाम मुंबई कर दिया गया। आइए देखते हैं वह 7 आइलैंड कौन-कौन से थे। तो पहला आता है हमारा वर्ली आइलैंड, जो कि हाजी अली दरगाह जहाँ पर सिचुएटेड है, जो 1784 में यह मुंबई में समाया। बाद में आते हैं छोटा कोलवा, जिसे अल ओमानी भी बोला जाता है। अल ओमानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के जो मछुआरे हुआ करते थे वो उस समय मछली ढूंढते ढूंढते ओमान तक पहुंच जाया करते थे। इट्स अ वियर्ड ना, बट ये रियल है, तभी इसका नाम अल ओमानी पड़ा। थर्ड आइलैंड पर आते हैं, उसका नाम है मझगांव, जो कि आज जिसे हम साउथ मुंबई के रूप में जानते हैं। फोर्थ आइलैंड इनका पैरल आइलैंड, जो कि 13th सेंचुरी में टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में ये पोर्चुगीसी यानी कि पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। फिफ्थ आइलैंड आता है हमारा कलाबा, इसे पुर्तगाली लोग कंदिल आइलैंड भी बोला करते थे। सिक्स्थ आइलैंड महीम आइलैंड, जो कि राजा भीमदेव के कब्जे में था। उस समय वह उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में यहाँ मुस्लिम रूलर ने अपना कब्जा करा और मुस्लिम रूलर ने इसे पुर्तगालियों को हैंड ओवर कर दिया। सेवेंथ आइलैंड, जो कि बहुत फेमस आइलैंड है, इसका नाम है बॉम्बे आइलैंड। इसका नया नाम मुंबई हो गया है अब। मुंबई का सबसे पुराना टापू ये, जो कि आज डोंगरी से मालाबार कोस्ट तक स्प्रेड है। आप ये जो सातों आइलैंड हैं उनका ये मर्जर कैसे हुआ, ये एक कैसे हुए, आइए देखते हैं। तो बाद है साल 1930 की। ब्रिटिश ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर थे, वह कोलंबा आइलैंड के आसपास टहल रहे थे, तो उन्होंने एक स्टोन मिलता है जो कि देखने में लगा स्टोन एज का लगा, और वह देख करके इसे हैरान हो गए। फिर उन्होंने इसकी जांच पड़ताल अपने लोगों से करवाई कि देखो यहाँ क्या पता और भी हमें कुछ मिल जाए इसी से रिलेटेड। तो उन्हें ऐसे कई सारे पत्थर वहाँ मिले, और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस और अवशेष फॉसिल्स मिले जहाँ पर स्टोन एज के ह्यूमंस के भी हमें जो स्केलेटन्स होते हैं वह मिले। सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को देखें तो मुंबई 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकती है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: हिंदू काल, मुस्लिम काल, पुर्तगाली काल एंड ब्रिटिश काल। मुंबई का सबसे पुराना जिक्र हमें मौर्यन डायनेस्टी के रूप में देखने को मिलता है। 250 ईस्वी तक मौर्यंस ने नॉर्थ कोंकण तक कब्जा कर लिया था। मौर्य उसके बाद यहाँ पे कई सारी डायनेस्टी आई, जैसे कि सातवाहन डायनेस्टी आई। उसके बाद हमें मिलती है चैत्रव डायनेस्टी आती है। फिर मेडिवल एज में यहाँ पर राष्ट्रकूटास का शासन रहा। उसके बाद यादव का शासन रहा, शिलार का शासन रहा। 18th सेंचुरी के बाद मुंबई में आगमन हुआ अरबों का। कुछ समय के लिए यह मुंबई गुजरात के जो सुल्तान था उसके कब्जे में हमें देखने को मिली। 16th सेंचुरी में एंट्री होती है पुर्तगालियों की, और इन्होंने लगभग इस बॉम्बे को 100 साल तक अपने कब्जे में रखा, मुंबई पर राज किया, और वो इसे बम्बाहिया कहते थे। पुर्तगाली मुख्यतः खेती से अपनी रेवेन्यू जनरेट करते थे, अपना टैक्स को अवेल करते थे, और उन्होंने काफ़ी बड़ा इस बॉम्बे के एरिया में अपना नेवल बेस बना दिया था। वही कारण बना ब्रिटिशर्स को इस बॉम्बे के पास खींचने का कारण। आइए देखते हैं कि कैसे मुंबई अंग्रेजों के हाथों में गई। इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी कहानी है, मजा आएगा सुनने में। अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज में मिला था, डावरी में मिला था। यस सर, रियल फैक्ट। आपको वियर्ड लग रहा होगा बट लेकिन ये रियल है। 17th सेंचुरी में चार्ल्स सेकंड ने पोर्चुगीसी यानी कि पुर्तगाली की एक राजकुमारी से शादी की। तो उन्होंने शादी के बदले में भैया दहेज देना था, तो दहेज में उन्होंने बॉम्बे ही उठा करके दे दिया। अब चार्ल्स सेकंड को इसकी अहमियत नहीं पता लगी कि बॉम्बे उसके लिए कितना फेमस हो सकता है, कितना इनक्रेडिबल हो सकता है, कि हाँ वो इससे वो कितना पैसे कमा सकता है। तो उसने ना जाने में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड के रूप में दे दिया। अब इतने सस्ते दरों पर आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों दे दिया चार्ल्स सेकंड ने, तो वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बीमारियाँ बहुत सारी जनरेट हो रही थी, क्योंकि बाहर का ट्रेडिंग जितने लोग करने आते थे वो यहाँ इस बॉम्बे आइलैंड पर आते थे। उसके बाद उनकी जो बीमारी हुआ करती थी वो यहाँ लोगों को हो जाती थी, इसलिए वह खुद परेशान थे कि हाँ मुझे इस आइलैंड को दे देना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आइलैंड को
धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करते गए, जिससे कि बीमारियां जो थी उनको कर्व करते गए और धीरे धीरे बॉम्बे की एक नई शक्ल बनती गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में थी, बट बॉम्बे के ट्रेडिंग सिस्टम को देखने के बाद सूरत से उन लोगों ने फैक्ट्री को शिफ्ट कर लिया अपने बॉम्बे में। आइए देखते हैं कि ये 7 टापू आपस में कैसे जुड़े। साल 1708 में माहिम और साहिन के बीच एक कैस्बे बनाया गया, आइलैंड को जोड़ती है। साल 1715 में चार्ल्स बोन नाम के एक अंग्रेज मुंबई पहुंचे, वहां किलों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और सुरक्षा के रूप में वहां तोपे को भी स्थापित करा। चार्ल्स ने पुर्तगालियों की जमीन जब्त कर ली और वहां से उन्हें धक्का मार कर निकाल दिया और इसके बाद मुंबई का ब्रिटिश में काफी इजाफा होने लगा। साल 1772 में आने वाली सुनामी को कर्व करने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली आइलैंड को जोड़ा गया। इसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन। वह इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ के जो तात्कालिक गवर्नर थे विलियम हॉर्नबी, उन्होंने बिना परमिशन ऑफ हिज मैजेस्टी के यह कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो हॉर्नबी को ये पहले पता था कि ये जो लेटर मैं लिख रहा हूँ ये रिजेक्ट होना है, तो उससे पहले ही मैं अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दूं। जैसे ही लेटर उन्होंने भेजा वह कंस्ट्रक्शन चालू कर चुके थे और जब वो रिजेक्ट होकर के लेटर ये इंडिया आया तो तब तक उनका ये कैस्बे बन चुका था। विलियम हॉर्नबी को इस दगाबाजी के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया और बाद में इन टापू को डेवलप कर इन्हें रहने योग्य बनाया। 350 साल तक मुंबई पर राज किया अंग्रेजों ने। सिर्फ राज ही नहीं, वह डरते इस बात से थे कि मराठा कभी एक ना हो जाएं। वह मराठा की शक्तियों से काफ़ी भयभीत रहा करते थे। मुंबई के किले के चारों ओर उन्होंने मराठाओं से बचने के लिए एक खाई खुदवाई, जिसमें वहाँ के लोगों को ही पैसा लगा और उन लोगों से ही वह खाई खुदवाई। मराठाओं का यह डर अंग्रेजों के दिमाग से ट्रीटी ऑफ वॉरशे के बाद 1803 के बाद ही गया, जब और अंत तक 1818 में मराठाओं का अंत हो चुका था। 19वीं सेंचुरी तक लगभग नए आइलैंड्स एक दूसरे से जुड़ चुके थे और मुंबई का एरिया लगभग 484 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। साल 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन यहाँ बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने तक। क्या आपको लगता है कि ये हमारे लिए बिछाई गई थी? नहीं, वह कार्गो लाइन थी जो केवल मुंबई से थाने तक थी। वो उनके ही लिए थी, उनके सफिशिएंट्स के लिए थी कि हाँ, हमारा जो कार्गो आता है, जो हम बैलगाड़ियों पर लेके आते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगा और हमारा जो ट्रेड होता है वो जल्द से जल्द होगा और हमारी जो इनकम है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो अंग्रेज खाली बस अपने बारे में सोचते थे। किसी को लगता है कि अगर वो हमारे इंडियंस के बारे में सोचेंगे तो उसकी बड़ी भूल है। हाँ, कुछ ऐसे विलियम बेंटिक जैसे कि गवर्नर्स आए जो कुछ हद तक इंडियंस के बारे में सोचते थे। 19वीं शताब्दी के एंड तक बॉम्बे एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था, जैसे मानो एक भव्य शहर हो। आज का जैसा नहीं, बट लेकिन उस जमाने में तो वह भव्य ही था। और 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग में मुंबई की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख तक पहुंच चुकी थी और कोलकाता के बाद यह दूसरा पॉपुलेटेड एरिया कहलाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस मुंबई को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। साल 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया तो कच्छ और सौराष्ट्र को भी जोड़ दिया गया। इसी बीच नागपुर और मराठवाड़ को बॉम्बे से जोड़ दिया गया। यहीं एक और इशू का जन्म होता है। मराठा बोलने वाले लोग मांग कर रहे थे महाराष्ट्र की और गुजराती बोलने वाले लोग मांग कर रहे थे गुजरात की, पर एक ऐसा ग्रुप भी था जो ना गुजराती था और ना मराठा था। वह कह रहा था सभी लोगों को रहने का हक है, मुंबई सभी लोगों की है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं है। तो उस बात को चलते हुए साल 1 मई 1960 को महाराष्ट्र नाम के अलग राज्य का गठन हुआ और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों का एक अलग राज्य गठन हुआ जिसे बोला गया गुजरात।